मॉर्निंग। हम लोग का सेकंड क्लास है ना, अकाउंट्स का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में क्या क्या बात की थी, एक बार उन सारी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म से स्टार्ट किए थे। इसके बारे में हम लोग क्या बताए थे कि ये अकाउंट्स का ABCD है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है ओनर अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक है। उसके बाद हम लोग बताए थे ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब कि वही ओनर अपने बिजनेस से जो भी पैसा विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। लेकिन वो पैसा जो विड्रॉ करना होता है, पैसा या कोई भी एसेट विड्रॉ करना होता है, वो उसके पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ होना चाहिए। सपोज कोई ओनर अपने बिजनेस से कोई पैसा निकाला और बिजनेस के काम के लिए निकाला, तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे क्या? उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। अब अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है, अगर कोई एसेट्स विड्रॉ करता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? डेटर्स। डेटर्स का मतलब अगर हम लोग किसी को सामान बेचे हैं उधार में, हम लोग अगर किसी को उधार पे सामान बेचे हैं और पैसा हम लोग उससे रिकवर किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स। उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स। ठीक है। उसी तरीके से क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग किसी से उधार में सामान खरीदे हैं और उसको पेमेंट करना बाकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है। चलो, हम लोग आपको बता दिए थे कि बुक हम लोग को कौन सा खरीदना है? DK गोयल का बुक खरीदना है। ठीक है। और कल हम लोग एक पॉइंट और बताए थे कि हम लोग अकाउंट्स के नजरिए से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग देख के चलेंगे। ठीक है। अकाउंट्स के नजर से, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो दोनों एक ही इंसान का होता है, लेकिन अकाउंट्स की नज़र में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग अकाउंटिंग करना सीखे हैं, अकाउंट्स करना सीखे हैं, तो हम लोग क्लास में जो भी बात करेंगे वो लोग इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि हम लोग क्या है? अकाउंटेंट है। ठीक है। हम लोग ऐसे बात करेंगे जैसे हम लोग अकाउंटेंट है। और एक अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग करेगा तो किसका करेगा? ओनर का करेगा या ओनर के बिजनेस का करेगा? ओनर के बिजनेस का करेगा। अगर ओनर का कोई भी काम हो रहा है, अगर ओनर कोई भी खर्च कर रहा है अपने पर्सनल लेवल पे, तो क्या उसको अकाउंटेंट उसको कंसीडर करेगा या नहीं कंसीडर करेगा? नहीं कंसीडर करेगा। हम लोग किसका अकाउंटिंग करने का बात करेंगे? बिजनेस का। अगर बिजनेस के फंड्स, बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के लायबिलिटी अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो हम लोग उसका अकाउंटिंग करके चलेंगे। ठीक है। हम लोग फिफ्थ पॉइंट आज लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट लिखो असेट्स। ASSETS, असेट्स। ASSETS, असेट्स। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। असेट्स के बारे में लिखो। असेट्स आर valuable economic resources RESOURCE, ठीक है। owned by enterprise and useful in operation। जिस बात को हम अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे उसको अंडरलाइन कर लेना। ओन्ड बाई एंटरप्राइज को अंडरलाइन कर लो। ओन्ड बाई एंटरप्राइजेस। ठीक है। और वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है। अलग अलग करके अंडरलाइन कर सकते हैं। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है हमारा एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है वैसी वस्तु, ठीक है। एसेट्स आर क्या? वैल्यूएबल है, इकोनॉमिक है और रिसोर्सेज है। ये तीनों वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएबल क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। वैल्यूएबल मतलब वैसी चीज जिसका कुछ वैल्यू है। ठीक है। वेरी सिंपल। इकोनॉमिक का मतलब मनी से रिलेटेड,
ठीक है, मतलब मनी के टर्म्स में उसका कोई वैल्यू है ना, ठीक है। और क्या, रिसोर्सेस, असली वर्ड ये है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? संसाधन, हिंदी बहुत राइट, संसाधन, ठीक है। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब ऐसी चीज जो हमारे काम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिसोर्सेस, ठीक है ना। कोई भी ऐसा चीज जो अगर हमारे काम आता है, हमारे कोई भी नीड्स को फुलफिल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो असेट्स भी वैसी ही चीज है, वैसी चीज जो हमारे नीड्स में आए और उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, मनी के टर्म्स में उसका कोई वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेट्स, ठीक है। मतलब क्या समझे हम लोग? असेट्स मतलब वैसी वस्तु जो हमारे लिए क्या है? वैल्यूएबल है, वैल्यू मतलब कि मतलब वैसी वस्तु जो हमारे काम आ रहा है, और वो क्या है? हमारे लिए वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसके मनी के टर्म्स में अगर वैल्यू है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेट्स। उसके बाद अंडरलाइन क्या करवाए थे? ओन्ड बाय इंटरप्राइज। तो इंटरप्राइज का क्या होना चाहिए? वो ओन्ड होना चाहिए, इंटरप्राइज का खरीदा हुआ होना चाहिए, इंटरप्राइज का उस पर अधिकार होना चाहिए, तब वो एसेट्स कहलाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार, ठीक है। हम यहाँ से उबर बुक किए, मस्त टैक्सी आता है, उस पर हम लोग बैठते हैं और स्टेशन जाने के लिए वो टैक्सी हम लोग बुक किए। तो क्या वो कार जो आया, हम लोग जो टैक्सी बुक किए, क्या हमारे लिए वो यूजफुल था? यूजफुल था। मनी के टर्म्स उसको वैल्यू भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या वो हमारा एसेट्स कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हमारा ओन्ड नहीं है। वो हमारा ओन्ड है या नहीं है? नहीं है। सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वो रिसोर्सेज भी है, वैल्यूएबल इकोनॉमिक भी है, लेकिन क्या वो हमारे द्वारा ओन्ड है? नहीं। तो क्या हम लोग उसको असेट्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन वही अगर मेरा खुद का कार होता, मेरे बिजनेस का कार होता, नीचे लगा हुआ, लोग आते, ड्राइवर खोलता, बैठते आराम से स्टेशन तक जाते, तो क्या वो कार को हम लोग ओन मतलब असेट्स बोल सकते थे? क्यों बोल सकते थे? क्योंकि वो वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो था ही साथ उसको हम लोग क्या कर रहे थे? ओन्ड भी कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट लाइन, यूजफुल इन ऑपरेशन तो है ही, अगर एसेट है, कोई रिसोर्सेज है, तो वो ऑपरेशन में यूज तो उसका आएगा ही, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और हम लोग रेंट पे लेकर के उसको यूज कर रहे हैं, ये हमारी ऑफिस का बिल्डिंग है, ये हमारा रेंटेड बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये हमारा असेट्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा ओन्ड नहीं है। अगर ओन्ड नहीं है तो असेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। वही ये हमारा खुद का बिल्डिंग होता, हम अपने बिल्डिंग में खुद तुम लोग को पढ़ाते, तो वो बिल्डिंग हमारा क्या होता? असेट्स होता है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में बहुत सारा डस्ट निकलता है, ठीक है ना, मतलब डस्ट नहीं निकलता है, मतलब कुछ गार्बेज काइंड ऑफ बोल सकते हो, कचड़ा, ठीक है ना, कचड़ा निकलता है। तो कचड़ा निकला कहाँ? जो हमारा प्रोडक्शन हुआ उसी में से कचड़ा निकला। वो कचड़ा तो हमारा ओन्ड रहता है ना, वो कचड़ा किसका है? मेरा ही कचड़ा है, लेकिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू है क्या? नहीं, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो क्या उस कचड़ा को हम बोलते, सबको दिखाते चले कि देखो मेरा ये एसेट है, ये मेरा एसेट है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। ओन तो होना इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होना चाहिए, उसका जो रिसोर्सेज है उसको मनी के टर्म्स में हम लोग वैल्यू कर सकते हैं। वो कचड़ा का क्या मेरे लिए कोई काम है? नहीं। तो क्या उसको हम लोग एसेट बोल सकते हैं? नहीं, एसेट्स नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आगे लिखो, एसेट्स के हम लोग टाइप सीखेंगे आज, कि एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। लिखो, बीच में लिखो टाइप्स ऑफ एसेट्स और 3 पार्ट करो। टाइप्स ऑफ एसेट्स। कोशिश हम ऐसे इतना करेंगे कि हमारा जो सेल्फ नोट होगा, क्लास का जो नोट होगा, वो सफिशिएंट होगा तुम लोग को रेफर करने के लिए। बुक्स जितना कम रेफर कर पाए, ये हमारा कोशिश रहेगा, बट स्टिल आप लोग को बुक कैरी करना है, बुक्स के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने हैं। बुक्स के जितने भी थ्योरी पार्ट है वो हमारे यहाँ पढ़ाने के बाद भी आपको जाकर के घर में पढ़ाई करना है, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बुक में हो सकता है एक्स्ट्रा निकल करके आएगा। हो सकता है हम कोई चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप जब तक डिस्कशन नहीं करोगे तब तक वो चैप्टर कंप्लीट हम नहीं मान सकते। तो एक चैप्टर अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, उसको आप घर पे जाकर पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई आपको भी कहीं भी कोई परेशानी आएगा तो उसको आप हमारे साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। लिखना था टाइप्स ऑफ एसेट्स, इसको 3 भाग में 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड assets, FIXED, फिक्स्ड
असेट्स। ठीक है। सेकंड लिखो करंट एसेट्स, CURRENT, करंट एसेट्स। थर्ड लिखो फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस, FICTIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग को लिखना है, फिक्स्ड एसेट्स के नीचे लिखो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स fixed assets are those assets which are held for longer period and used for normal business operations। ठीक है। करंट एसेट्स में लिखो करंट एसेट्स आर those assets which are held for short period, shorter period and can be converted into cash within 1 year। ठीक है। करंट एसेट्स का एक डिफिनीशन और है, वो भी लिख लो और दे करके। साथ में सब लोग रिसोर्सेस, इसका एक डिफिनीशन और है, रिसोर्सेस फॉर विच benefits are to be received within 12 months। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन लिख लिए, करंट एसेट्स का डेफिनेशन लिख लिए। फिक्टिशियस एसेट्स एक एसेट्स और है, इसको लिख लो लेटर, नीचे लिख लो लेटर, LATER, लेटर मतलब हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे। अगर अभी हम आप लोगों को फिक्टिशियस एसेट्स बताए भी तो आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब एक बात देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या है और करंट एसेट्स में क्या है। एसेट्स तो हम लोग समझ गए, कैसा रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्सेज जो वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक हो, मतलब जिसके मनी के टर्म में जिसका भी वैल्यू हो, उसे क्या बोलेंगे, एसेट्स। और वो क्या होना चाहिए, एंटरप्राइज के द्वारा ओन होना चाहिए, तब उसको एसेट्स बोलेंगे बिजनेस में, और वो यूजफुल होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। अब एसेट्स को हम लोग वैसे तो 3 पार्ट में बांटे, लेकिन आज हम लोग पढ़ कितना रहे हैं, 2 पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एसेट्स को अभी हम आज के क्लास में 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में बोला जाता है वैसे फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। वैसे एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स का मतलब वैसे एसेट्स जो बिजनेस में शॉर्टर पीरियड के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बारे में क्या लिखा गया है कि वैसे एसेट्स जो बिजनेस में शॉर्टर पीरियड के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। और उसको क्या कर लिया जाएगा,
कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। क्या लिखा हुआ है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मतलब एक शॉर्टर पीरियड का मतलब, इसका मतलब क्या है कि वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में ज्यादा आने वाला नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कार। पहले एग्जाम्पल क्या लिया हम? कार। तो कार हमारा फिक्स्ड एसेट्स होगा या करंट एसेट्स होगा? फिक्स्ड एसेट्स होगा। क्यों? क्योंकि कार लेंगे तो वो हमेशा बिजनेस में रहेगा, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगा। 8 साल 10 साल कार को यूज करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि आज कार लिए और 12 महीना खत्म हुआ और कार गायब हो गया रोड पर से रखा हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कार क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। कोई भी बिजनेस में अगर कार है तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए जनरली वो क्या होता है? होल्ड होता है। बट वही हम लोग के पास गुड्स है जिसको हम लोग बेचते हैं। ठीक है, मेरे मोबाइल फोन का शॉप था, मोबाइल फोन का बिजनेस था ना फर्स्ट क्लास में। तो मोबाइल फोन का बिजनेस है तो मोबाइल जो हम स्टॉक में रखे हुए हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होगा कि करंट एसेट्स होगा? फिक्स्ड कैसे होगा? करंट होगा ना। एक मोबाइल स्टॉक में रखे वो बिकेगा, फिर दूसरा मोबाइल लाएंगे, फिर बिकेगा, फिर तीसरा मोबाइल लाएंगे, फिर बिकेगा। अगर स्टॉक ही तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? मोबाइल खरीद के ला रहे हैं, बेच ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा? तो मोबाइल जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं, हम लोग स्टॉक खरीद के ला रहे हैं, जो गुड्स खरीद के ला रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? करंट एसेट्स होगा। वो क्या होगा? 1 साल के अंदर वो बाहर चला जाएगा, उसके बदले हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा, है ना। स्टॉक बिकेगा तो बदले में हमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता था? वैसा इंसान जिससे मेरे को पैसा रिसीव करना है। तो डेटर्स क्या हुआ हमारा? करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स? करंट एसेट्स, क्योंकि जिसको भी उधार पे सामान बेचे हैं ये सोच के थोड़ी बेचे थे कि 10 साल बाद उससे पैसा लेंगे। यही सोच के रखे थे ना कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद वो पेमेंट कर देगा। तो वो भी क्या हो गया हमारा? करंट एसेट्स। उसी तरीके से बिल्डिंग हमारा क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। मोबाइल फोन हमारे लिए क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। जनरली मोबाइल फोन अगर हम ये फोन यूज कर रहे हैं तो 3 साल 2 साल से तो हम लोग इस फोन को यूज कर ही रहे हैं। तो बिजनेस में भी अगर कोई फोन है, कोई लैपटॉप्स है, तो ये सब क्या होगा हमारा? फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स होगा। और क्या? फैन, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जैसे एसी हमारा हो गया, ये क्या होगा हमारा? फिक्स्ड एसेट्स। मतलब अब समझ में आ गया कि वैसे चीजें जो बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड होती है वो क्या होता है हमारा? फिक्स्ड एसेट्स। और वैसी चीजें जो बिजनेस में शॉर्टर पीरियड के लिए यूज हो उसको क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। ठीक है। जैसे बैंक बैलेंस या कैश अभी है, कल नहीं रहेगा, फिर परसों आ जाएगा। तो कैश को क्या हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे या करंट एसेट्स बोलेंगे? करंट एसेट्स बोलेंगे। उस तरीके से बैंक बैलेंस भी आज है, कल नहीं रहेगा, फिर परसों आ जाएगा। तो बैंक बैलेंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। ठीक है। चलो, फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग फर्दर और 2 पार्ट में बांटते हैं। क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स को 2 पार्ट में और बांट दो। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब तो हम लोग समझ गए ना? ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स को 2 पार्ट में बांट दो। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और सेकंड लिखो इनटेंजिबल। टेंजिबल का स्पेलिंग TANGIBLE, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल वर्ड कहीं सुना था पहले? किसको बोलेंगे टेंजिबल, किसको बोलेंगे इनटेंजिबल? टेंजिबल का मतलब वैसे चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजिबल। मतलब वैसी चीज जिसको हम लोग टच कर सकें, जिसको हम लोग देख सकें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजिबल। और वैसी चीज जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल। जैसे हवा को हम लोग टच कर सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? इनटेंजिबल। और ये फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? टेंजिबल हो गया। लेकिन ये हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल का बात कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। टेंजिबल के नीचे लिखो, those fixed assets which can be touched
or seen. Those fixed assets which can be touched or seen, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Tangible fixed assets. और intangible में क्या बोलेंगे? Those fixed assets. उसी तरीके से लिखो, those fixed assets which cannot be touched or ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लिखवाते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा एग्जांपल होगा, टेंजिबल एसेट फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा एग्जांपल होगा और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा एग्जांपल होगा। तो चलो एग्जांपल लिखते हैं, तुम लोग एग्जांपल बताएगा, हम सिर्फ लिखेंगे। बताओ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल बताओ। एक बताते हैं हम कार, बिल्डिंग, दूसरा बताया बिल्डिंग, फर्नीचर, एक एक करके, तीसरा बताया मोबाइल फोन, फर्नीचर, क्लोथ्स, मोबाइल फोन, चौथा बताया फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। गुड्स, गुड्स क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए होता है? बिजनेस में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहेगा? नहीं, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। और बताओ क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स को कैसे बाबू, क्लोथ्स हमारा ना पर्सनल चीज होता है, बिजनेस का नहीं होता है। हम लोग जैसे कि मैं हूँ और ये मेरा बिजनेस है, तो क्लोथ्स तो मेरा पर्सनल यूज के लिए आ रहा है ना, बिजनेस का ये नहीं है। ठीक है, यूज्ड बाय इंटरप्राइज होना चाहिए। क्या कोई बिजनेस कपड़ा पहनेगी? नहीं, तो क्लोथ्स नहीं। क्या मशीन? हाँ ठीक है, मशीन लिख सकते हैं, मशीन। ठीक है, और बताओ लैपटॉप, कोई पीछे से बोल रहा है लैपटॉप, पब्लिक कंप्यूटर्स। और बताओ, अरे इतना सारा तो चीज है, जो दिख रहा है वही तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स है। क्या दिख रहा है? एसी दिख रहा है, एसी हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स। और क्या दिख रहा है? टीवी दिख रहा है, टीवी क्या हो गया? क्या? आयरन। हाँ आयरन ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में आ गया आयरन, लिख देते हैं आयरन। किसी का मन है आयरन लिखवाने का, अगर बिजनेस में आयरन का यूज है तो आयरन। ठीक है, और क्या है? ज्वेलरी, हमारे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी क्या है हमारे लिए? फिक्स्ड एसेट्स। और क्या? फैक्ट्री है ना, ये सब क्या है? प्लांट हो गया। प्लांट मतलब पौधा वाला प्लांट नहीं, वो जो फैक्ट्री वाला प्लांट होता है वो। ठीक है, फैक्ट्री लिख लो। और क्या लिख सकते हैं? जो भी दिख रहा है, कैमरा, कैमरा दिख रहा है ना, कैमरा क्या हो गया? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया। ये सारे उस फिक्स्ड एसेट्स का नाम लिखवाए हैं हम, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो क्या कुछ सर वैसा भी फिक्स्ड एसेट्स है जिसको हम, ऐसा भी है जिसको टच भी नहीं कर सकते, देख भी ना सके, और फिर भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स ऐसा भी होता है क्या सर? देखते हैं उसका एग्जांपल, देखते हैं क्या है उसका एग्जांपल। क्या? एयर, हवा। देखो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होने के लिए सबसे पहले उसको फिक्स्ड एसेट्स होना पड़ेगा, तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होगा। क्या हवा मेरा खरीदा हुआ है, मेरे द्वारा ओन्ड है? नहीं, तो क्या पहले वो तो असेट्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ, फिक्स्ड एसेट्स तो बाद में छोड़ो, पहले तो असेट्स क्वालिफाई करना होगा ना कोई चीज को। जैसे रिवर, रिवर तो भाई कितना बढ़िया रिसोर्सेज है, ऊपर आते हैं। रिवर क्या है? रिसोर्सेज है, वैल्यूएबल भी है, पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब कि वैल्यूएबल चीज और क्या होगा? कुछ नहीं है। लेकिन क्या वो रिवर हम लोग के द्वारा ओन्ड है क्या? तो क्या वो रिवर हमारा एसेट्स होगा? नहीं होगा। हम अगर कुछ एग्जांपल ले, आप लोग को अच्छा लगे ना, आप रनिंग नोट्स में लिखते रह सकते हैं। जैसे कोई चीज हम बताएं, तुमको अच्छा लगे, अरे सर ये क्या बात बोल के चले गए, तो कोशिश करो कि लिख लो। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं ना कि हम हर एक चीज लिखवाते चले, ये आज के लिए क्लास के लिए नहीं है, बाकी सारे क्लासेस के लिए, कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं जिसको हम लोग को लिखवा नहीं रहे, तो आप अपना स्टार मार्क करके ऊपर में अपना लिखते हुए चले। ठीक है, तो पहले इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होने के लिए उसको फिक्स्ड एसेट्स होना पड़ेगा, और फिक्स्ड एसेट्स होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा? असेट्स होना पड़ेगा। तो रिवर और एयर हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे द्वारा ओन्ड ही नहीं है, वो हमारा असेट्स ही नहीं है। ठीक है, तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में सर अब बताइए अब क्या है? स्टॉक तो तुम्हारा करंट एसेट्स है ना, स्टॉक तो एक साल के अंदर में वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
तो फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं है पहले। एक नाम बताते हैं, हो सकता है तुम लोग उससे एग्री करो, नाम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा एसेट होता है। हाँ जी, सॉफ्टवेयर को यूज करके पढ़ा रहे हैं, क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रहा है, क्लासेस जो आप लोग टेलीकास्ट हो रहा है, जो देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या हम लोग इसको टच कर सकते हैं क्या? टच हम लोग फोन करते हैं, वो जो टच करते हैं वो हम लोग फोन करते हैं, लैपटॉप करते हैं, क्या हम लोग सॉफ्टवेयर टच करते हैं क्या? तुम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो क्या इंस्टाग्राम को टच करता है कि फोन को टच करता है? टच तो हम लोग फोन को करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो तो फोन के अंदर होता है। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा खरीदा हुआ है तो वो क्या है हमारे लिए? असेट्स है। अब इंस्टाग्राम को हम लोग असेट्स बोल सकते हैं क्या? इंस्टाग्राम मेरा असेट्स है। अपने बैलेंस शीट में हम इंस्टाग्राम दिखा दिए कि मेरा इंस्टाग्राम का आईडी ऑफिशियल फलाना। कितना लोग तुम लोग ऑफिशियल आईडी बनाए हुए हैं? बहुत लोग होगा यहाँ पे जो होगा सुपरस्टार। तो जो इंस्टाग्राम पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या वो हमारा असेट्स होगा? नहीं। लेकिन बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस में यूज होता है। जैसे जितने भी बैंक्स हैं वो लोग का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जो कि उन लोग बनाए हुए रहता है, खरीदे हुए रहता है। वो सारे सॉफ्टवेयर उनके लिए क्या होंगे? असेट्स होंगे। और असेट्स में कौन से असेट्स होंगे? फिक्स्ड एसेट्स होंगे। फिक्स्ड एसेट्स में कौन से असेट्स होंगे? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए काइंड ऑफ कोडिंग। ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट, हम कोई बहुत बढ़िया गाना बनाए और उसका कॉपीराइट करवा लिया, तो ये कॉपीराइट हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉपीराइट को भी हम लोग छू सकते हैं क्या? नहीं। जो छुएंगे वो सर्टिफिकेट को छू सकते हैं, राइट्स को नहीं छू सकते हैं। ये बोलेगा हाँ सर कॉपीराइट बने के आएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ना कि ये आपका कॉपीराइट है, तो वो सर्टिफिकेट को हम लोग छू सकते हैं, कॉपीराइट को थोड़ी छू सकते हैं, अधिकार को थोड़ी छू सकते हैं। फिर लिखो पेटेंट्स, हम लोग किसी चीज का पेटेंट्स करवाएं, अब उस पेटेंट्स को थोड़ी छू सकते हैं हम लोग, उस अधिकार को हम लोग थोड़ी छू सकते हैं। सर्टिफिकेट को हम लोग छू सकते हैं, अधिकार को नहीं छू सकते हैं। पेटेंट राइट्स लिख दो, पेटेंट राइट्स। हम लोग आगे क्लास में बढ़िया से समझेंगे कॉपीराइट्स किसको बोलते हैं, पेटेंट्स किसको बोलते हैं। अस्टिल थोड़ा बहुत सब लोग जानता है, किसी चीज का कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कॉपीराइट्स करवा लिया। ट्रेडमार्क, लोगो का रजिस्ट्रेशन होता है कि हमारा लोगो कोई और यूज ना करे, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गया। उसके बाद किसी चीज का मेरे को टेक्निकल नो-हाउ है। टेक्निकल नो-हाउ, टेक्निकल नो-हाउ किसको बोलते हैं भाई? मेरा एक एम्प्लॉय है, ठीक है ना, या मेरा एक बिजनेस है, मेरे को पता है कि उस बिजनेस को चलाते कैसे हैं, मेरे को पूरा पता है कि बिजनेस को चलाते कैसे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे वो करेंगे। इंडिया में इसको तो इज्जत नहीं उतना मिलता है, टेक्निकल नो-हाउ को लोग असेट समझते ही नहीं है। लेकिन फॉरेन में बोलते हैं कि इससे बड़ा असेट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप जानते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे रन करना है, या किसी गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, अगर इस चीज का नॉलेज अगर मेरे पास है, उससे ज्यादा कोई असेट, उससे बड़ा कोई असेट हो सकता है क्या? मेरे पास सपोज मशीन है, लेकिन मेरे को मशीन से कुछ बनाना ही नहीं आता है, तो मशीन किसी काम का है। लेकिन मेरे को बनाने आता है, ये चीज का भी जो मेरे को जो एक्स्ट्रा जो असेट्स है मेरे पास, इस चीज को हम लोग इंडिया में तो लोग नहीं उतना वैल्यू देते हैं, लेकिन फॉरेन में बोलते हैं कि इससे बड़ा कोई एसेट्स ही नहीं होता है। लेकिन क्या जो बनाने का जो तरीका है वो मेरे को पता है क्या? मतलब कि उसको देख सकते हैं क्या? तरीका तो सब कुछ माइंड में है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्निकल नो-हाउ। किसी चीज को करने का कैसे उसको किया जाता है, ये चीज बनाने का तरीका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्निकल नो-हाउ। और एक वर्ड है गुडविल। गुडविल सुने कभी पहले? कौन है गुडविल वर्ड पहली बार सुन रहा है? पहली बार सुन रहे हैं? ऑनेस्टी इज नॉट ए गुडविल। गुडविल मीन्स गुड नेम। 11th में हम इतना ही बताएंगे गुडविल का मतलब क्या है। 12th में इस पे एक सेपरेट चैप्टर है गुडविल क्या है। बट अभी तक आपको गुडविल को अगर हम लोग समराइज करें, अगर ब्रीफ में बताना चाहें, तो गुडविल मतलब आपका रेपुटेशन, आपका गुड नेम। ये भी एक तरीके का मतलब कि असेट्स है। अगर आपका गुड नेम है तो आप बिजनेस में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, अगर आपका गुडविल नहीं है तो बिजनेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो गुडविल क्या हुआ हमारा? गुडविल हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हुआ। हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स देख लिए, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स देख लिए। अब क्या देखना है हम लोग को? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में एग्जांपल लिखो। करंट एसेट्स में एग्जांपल लिखो। स्टॉक। स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स। स्टॉक बिजनेस में है और बिजनेस में हमेशा रहेगा क्या? नहीं, कुछ दिन के अंदर वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट एसेट्स का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर शॉर्टर पीरियड। कितने पीरियड के लिए बिजनेस में हेल्ड किया जाता है? शॉर्टर पीरियड के लिए। ये शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड को कितने से हम लोग बाइफरकेट करते हैं? इसको बाइफरकेट करते हैं हम लोग 12 मंथ से। अगर 12 मंथ से कम बिजनेस में रह रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्टर पीरियड। और 12 मंथ से ज्यादा अगर बिजनेस में रह रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्गर पीरियड। ठीक है। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर शॉर्टर पीरियड, मतलब 12 महीने से कम तक बिजनेस में चलेगा। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सेकंड डिफिनीशन इसका बाद में बताएंगे, एक डिफिनीशन अभी बता दिए। ठीक है। पहला एग्जांपल क्या हो गया? स्टॉक। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? डेटर्स। जो डेटर्स है ये भी हमारा क्या है? करंट एसेट्स है। मतलब किससे हमको पैसा लेना है, अगर हमको किसी से पैसा लेना है तो ये भी हमारा एसेट्स है ना, उससे पैसा मिलेगा ना, 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। उसके बाद बैंक बैलेंस। बैंक में जो बैलेंस है वो भी हमारा क्या है? एसेट है, करंट एसेट्स है। ठीक है। कैश। कैश इन हैंड। हाँ, कैश से ज्यादा बड़ा एसेट्स क्या हो सकता है ना? उसी से तो सारा एसेट्स खरीदा जाता है। और क्या है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। अभी इसको आप डेटर की तरह ही मान के चलिए। ठीक है। बाद में इसको बताएंगे, इस पे भी एक चैप्टर है। आप अभी तक आप इसको डेटर्स मान के चलिए। दूसरा, रिसीव्ड चेक। अगर हम, मेरे पास कोई चेक रखा हुआ है, कोई पार्टी मेरे को चेक दे करके चला गया, तो चेक मेरे लिए एसेट है कि नहीं है? एसेट है, उससे पैसा मिलेगा मेरे को, तो भी क्या है? एसेट है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस वर्ड के लिए ही हमने दूसरा डिफिनेशन लिखवाया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारा बिजनेस है और हमारा बिजनेस क्लोज एवरी ईयर कब होता है? 31 मार्च को। सबको पता है 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे 31 मार्च से कुछ दिन पहले मोबाइल का रिचार्ज करवाएं, मोबाइल और इंटरनेट बोलो, रिचार्ज करवाएं, और रिचार्ज कितने दिन तक के लिए चलेगा? 1 साल के लिए चलेगा। मतलब सपोज जनवरी में करवाएं तो जनवरी से जनवरी तक चलेगा। खर्च हम लोग कहाँ कर दिए? इस जनवरी में ही कर दिए। तो 31 मार्च के बाद का जो 9 पीरियड है, इसके लिए ये हमारा खर्च हो गया था क्या? नहीं, इसके लिए तो हम लोग एडवांस में पेमेंट किए हुए हैं। तो एडवांस में जो पेमेंट किए हुए हैं, ये हमारा राइट है एक तरीके का। क्या 31 मार्च के बाद कनेक्शन वाला आएगा, बोले कि नहीं आपका काट के जा रहे हैं, आपका तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया 31 मार्च को, ऐसे बोल सकते हैं क्या? मतलब मेरे पास राइट है कि उस चीज को हम अगले 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब वैसे एक्सपेंसेस जो खर्च तो कर दिए लेकिन उसको यूज कर पाए, किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए। उसका बेनिफिट हम लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं? नहीं लिए। तो बेनिफिट हमको रिसीव करना अभी भी बाकी है। अगर किसी चीज का हमको बेनिफिट रिसीव करना बाकी है तो भी तो एक तरीके का क्या है? असेट्स है। तो करेंट असेट्स का दूसरा डेफिनेशन पढ़ो, रिसोर्सेज which are resources for which benefits are to be received within 12 month। वैसे चीज जिनका बेनिफिट्स हम लोग 12 मंथ के अंदर रिसीव करने वाले हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट असेट्स। उसका एग्जांपल क्या लिए हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब कोई ऐसा एक्सपेंस हम लोग कर दिए हैं जिसका बेनिफिट्स हम लोग को 12 महीने के अंदर मिलने वाला है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट असेट्स। यहां तक अंडर कंट्रोल है? यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।
कुछ नहीं डरना है। जब डाउट्स लेने का समय है तो जो क्वेरी हो, जितना छोटा से छोटा क्वेरी है आप क्वेरी ले सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। लिखो कितना पॉइंट हो गया हमारा यहाँ तक? 5 पॉइंट हो चुका है। हम लोग आते हैं 6 पॉइंट। लिखो लाइबिलिटी। पॉइंट 6 लिखो लाइबिलिटी। LIABILITY लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिखो liabilities are obligation, LIABILITIES liabilities are obligations और डेट्स, DEBTS। ठीक है, कल हम लोग बताए हैं DEBT, उसको हम लोग डायरेक्ट डेट्स पढ़ना है, डेबिट से नहीं पढ़ना है। ठीक है, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेट्स that an enterprise has to pay at some time in future। जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी जो डेफिनेशन लिखवाने का कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम डिफिकल्ट वर्ड्स में हो। कहीं ऐसा हम लोग डेफिनेशन लंबा चौड़ा लिखवा दिए कि डेफिनेशन ही समझने में देर हो रहा है, तो फिर आप समझेंगे चीज़ों को कैसे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लैंग्वेज में जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाया जा सके। ठीक है, तो हम लोग को अब समझना है कि लायबिलिटी किसको बोलते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। अगर हिंदी में पूछना है कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है तो लिख लो देनदारी। कोई हिंदी उतना हमको आता नहीं है, तो अगर गलत हो जाए, इधर से घुमाने की जगह हम लोग उधर से घुमा दिए तो माफ कर देना। ठीक है, लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? देनदारी। अगर मेरे को किसी तरीके का पेमेंट कभी भी करना है तो क्या हुआ हमारा? लायबिलिटी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग सामान उधार में तो खरीदे थे, लेकिन उसको पेमेंट किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे। तो वो इंसान मेरे लिए क्या कहलाया था? क्रेडिटर्स। वो इंसान मेरे लिए क्या कहलाया था? क्रेडिटर्स। अगर हम लोग किसी से उधार में सामान खरीदे हैं और उसको हम पेमेंट किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए, तो वो इंसान मेरे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। तो अगर कोई क्रेडिटर्स मेरा है, इसका मतलब मेरे को उसको पेमेंट करना है, तो मेरा ये देनदारी है कि नहीं है? है। कभी तो ये पेमेंट करना है ना, सम टाइम इन फ्यूचर कभी ना कभी मेरे को उसको पेमेंट करना है। तो जो मेरे को पेमेंट करना है, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर जो ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर जो कर्ज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज का डिफिनेशन देखते हैं। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, और डेट्स का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट एन इंटरप्राइज हैज टू पे। इंटरप्राइज को क्या करना है? पे करना है एट सम टाइम इन फ्यूचर। मतलब मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मेरे को किसी को पेमेंट करना है इन फ्यूचर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या देखे? हमारा क्रेडिटर्स को हम लोग क्या करना है? पेमेंट करना था नियर सम टाइम इन फ्यूचर में, हम लोग उसको क्या करना था? पेमेंट करना था। अब जैसे फिक्स्ड एसेट्स को 2 पार्ट में बांटे थे, हम लोग लायबिलिटी को भी 2 पार्ट में बांट देते हैं। लिखो लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स को 3 पार्ट में बांटे थे ना, लायबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिखो नॉन करेंट लायबिलिटी।
और सेकंड लिखना है क्या, करंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटीज। क्या होता है नॉन करेंट लायबिलिटी और क्या होता है करेंट लायबिलिटी? एक काम करते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स को देंगे। लिखो, दोज लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखना है दोज लायबिलिटीज which are to be settled after 12 months। ठीक है, और करेंट लायबिलिटीज में लिखो दोज लायबिलिटीज which are to be settled within 12 months। अगर मेरे को कोई बकाया है, मेरा कोई कर्ज है, मेरा कोई ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे है, और वो ऑब्लिगेशन 12 महीने के अंदर खत्म होने वाला है, मतलब कोई मेरा बकाया है और उसको 12 महीने के अंदर हम लोग उसको पे कर देंगे, शॉर्ट पीरियड में पे कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी। और लॉन्गर पीरियड में अगर इसको हम पे करने वाले हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी में एग्जांपल देख लेते हैं। करेंट लायबिलिटी का एग्जांपल बताओ, कौन सा पेमेंट हम लोग को शॉर्टर पीरियड में करना पड़ेगा? एक जो हम बताएं वो तो तुम लोग बता ही देगा, क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग को पेमेंट करना है, क्या 12 महीने के बाद हम लोग बकाया चुकाएंगे कि 12 महीने के अंदर चुकाएंगे? 12 महीने के अंदर चुकाएंगे। अगर इससे उधार में सामान लिए हैं तो कोशिश रहता है अगले का कि 1 से 2 दिन में ही वसूल कर ले। तो क्या है, हमारा जो बकाया है ये हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी। हम लोग रेंट पे हमारा बिजनेस है और रेंट का पेमेंट करना बाकी है 1 महीने का, तो रेंट पेबल जो है वो हमारे लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी? करेंट लायबिलिटी। मगर मालिक छोड़ देगा क्या 12 महीने तक? नहीं छोड़ेगा। तो रेंट पेबल मेरे लिए क्या हो गया, रेंट पेबल हमारे लिए क्या हो गया, करेंट लायबिलिटी हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल, इसको भी क्रेडिटर्स की तरह समझो, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है। सैलरी पेबल, सैलरी पेबल क्या है हमारे लिए, करेंट लायबिलिटी। हम लोग के ऑफिस में एम्प्लॉइज है और उसका 1 महीने का सैलरी ड्यूज है, उसका सैलरी हम लोग 12 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे कि 12 महीने के बाद पेमेंट करेंगे? अंदर पेमेंट करेंगे ना। कोई एम्प्लॉय 12 महीने रुक जाएगा क्या? उसको तो 7 तारीख के अंदर पेमेंट करना होता है सैलरी वगैरह। तो सैलरी पेबल हमारा सैलरी का जो बकाया है वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्च कर दिए हैं और उसका बकाया है तो वो भी हम लोग क्या मान के चलते हैं कि करेंट लायबिलिटी है। तो सर नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, 1-2 एग्जांपल बताइए। 1-2 एग्जांपल ये भी दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तो अभी आप अकाउंट्स पढ़े नहीं है कि समझ में आएगा। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में बैंक लोन, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं। जो बैंक से जो लोन लिया जाता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए लिया जाता है, 7 साल के लिए लिया जाता है, 10 साल के लिए लिया जाता है। तो बैंक से जो हम लोग 10 साल का जो लोन लिए हैं वो हमारा कौन सा लायबिलिटी होगा, करेंट लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी? नॉन करेंट लायबिलिटी। अब कोई पूछेगा कि नहीं सर हम बैंक से लोन ही लिए हैं, वो कितने दिन का लिए हैं, 6 महीने का लोन लिया बैंक से। हो सकता है बैंक से 6 महीने का भी आप लोन ले सकते हैं। तो बैंक से जो 6 महीने का लोन लिए हैं वो नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा या करेंट लायबिलिटी में आएगा? करेंट लायबिलिटी में आएगा। वो बैंक से फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो उसके तरीके से फर्क पड़ रहा है, उसके कंडीशन से फर्क पड़ रहा है। अगर कोई पेबल्स, अगर आपको किसी का जो देनदारी है अगर वो 12 महीने से ज़्यादा का है तो वो क्या है, नॉन करेंट। मतलब 12 महीने के बाद हम लोग पेमेंट करने वाले हैं तो क्या है, नॉन करेंट। और 12 महीने के अंदर पेमेंट करने वाले हैं तो उसको क्या बोलेंगे, करेंट। ठीक है। एक और वर्ड लिखो, डिबेंचर्स। अब कोई बोलेगा डिबेंचर्स क्या होता है, अगर हम इसको समझाने लग गए
तो समझदार नहीं हम पाएंगे। ये डिवेंचर 12th क्लास के एंड में जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये डिवेंचर्स होता क्या है, तो बस अभी लिख करके रख लेना है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। लायबिलिटी को फिर से दो पार्ट में बांटेंगे, फिर से दो पार्ट में बांटो लायबिलिटी को। पहला इंटरनल, इसको पहले कंप्लीट लिख लेंगे हम और उसके बाद इसमें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में लिखो अमाउंट पेबल टू ओनर ऑफ द बिजनेस। अमाउंट पेबल टू ओनर ऑफ द बिजनेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल लायबिलिटी। एग्जाम्पल में लिख दो कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में लिखो अमाउंट पेबल टू एक्सटर्नल पर्सन। एग्जाम्पल में लिख लो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, रेंट पेबल, सैलरी पेबल, ठीक है। लिखिए सब लोग साथ में। अब इसको समझने से पहले हम लोग को किसी चीज को पहले बढ़िया से समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? बिजनेस। ये हमारा क्या है? बिजनेस, ठीक है। ये हमारा क्या है? बिजनेस। और अकाउंट्स के फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे? और ये क्या है हमारा? ओनर। ये कौन है? ये लिख देते हैं ओनर। और ये क्या है? बिजनेस। और अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे? कि ओनर और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बीच में हम एक लाइन खींच दे रहे हैं। इस लाइन खींचने का मतलब क्या है? ओनर और बिजनेसमैन क्या है? दोनों अलग अलग है। तो बिजनेस अगर ओनर से पैसा ले रहा है तो एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या है? कर्ज है। जब बोल दिया कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, और बिजनेस अगर ओनर से कोई भी किसी तरीके का से पैसा ले रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये कर्ज हो गया, लायबिलिटी हो गया ना। हम ही अगर तुमसे पैसा लिए, ठीक है, किसी स्टूडेंट से हम 5,000 रुपया पैसा लिए, ट्यूशन के लिए फी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। अगर 5,000 रुपया लिए तो मेरे लिए क्या है? ये